I am Bhavesh Kumar Chauhan, professor at PPT IITM Lucknow. I welcome you once again in the course AKTU course code KEE 302 Electrical Measurement and Instrumentation. पिछले जो डिस्कशन में जो हमारा चर्चा का बिंदु था वो बेसिकली करंट ट्रांसफार्मर था और करंट ट्रांसफार्मर में यूनिट 3 के पार्ट में हम करंट ट्रांसफार्मर की नोटेशंस को समझ रहे थे जो कि उसकी वर्किंग को समझने के लिए ज़रूरी है और उस माध्यम से ही हम न्यूमेरिकल में भी ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा और साथ के साथ फेज़र डायग्राम में सर्किट में तो वो जो नोटेशन है वो यूनिवर्सल है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स of the current transformer and how do they influence the performance of current transformer. कैसे वो जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं वो कैसे उसकी क्षमता को और उसकी जो कार्य करने की शैली है उसको प्रभावित करती हैं. सो वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन विद अ ब्रीफ रिव्यू एंड देन मूविंग अहेड. तो इसमें जो फैमिलियर फोटोग्राफ्स पिछली बार आपको मल्टीपल स्लाइड्स में शो किया गया था करंट ट्रांसफार्मर को, यूट्यूब पर भी और डिफरेंट इंटरनेट साइट्स पर आपको, और मैं कहूँगा आई विल रादर रिकमेंड यू टू गो ऑन सब स्टेशंस मे बी अलोन or maybe in a group with proper safety and proper information prior approval, and then of course you will find these kind of sites in form of current transformers और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. तो करंट ट्रांसफार्मर जहाँ भी हाई लेवल ऑफ करंट का मेजरमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली मेजरिंग डिवाइस के साथ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको करंट ट्रांसफार्मर ज़रूर ही मिलेंगे. तो ये करंट ट्रांसफार्मर के कुछ वेरिएंट्स हैं एक झलक देने के लिए जिससे कि आप कुछ परिचित हो कि क्या है करंट ट्रांसफार्मर, हाउ डज इट लुक लाइक. ओके, लाइक दिस इज ए मीटरिंग टाइप, दिस इज मोर सोफिस्टिकेटेड रादर लेटर वर्जन्स. एंड देन इसमें हमने उन पैरामीटर्स की बात की थी. तो जहाँ जहाँ आर है आप समझ सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस होगा, जहाँ एक्स है वो रेजिस्टेंस होगा, जहाँ पी है सबस्क्रिप्ट में समझ लीजिए कि वो आपका प्राइमरी से रिलेटेड है, अगर एस सबस्क्रिप्ट में है तो इसका मतलब वो सेकेंडरी से रिलेटेड है, अगर स्मॉल ई उसके सबस्क्रिप्ट में है तो इसका मतलब है कि वो एक्सटर्नल बर्डन से रिलेटेड है. जो भी मीटर्स का जो कि सेकेंडरी पे क्या लगता है करंट ट्रांसफार्मर के या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगता है या करंट कॉइल लगती है अगर वो करंट ट्रांसफार्मर है. और तो अगर ई लगा हुआ है सबस्क्रिप्ट तो इसका मतलब वो एक्सटर्नल बर्डन से कनेक्टेड है. अगर वो कैपिटल ई है तो इसका मतलब है वो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, और अगर कैपिटल एन है तो इसका मतलब है कि वो बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स है, और अगर कैपिटल वी है तो इसका मतलब वो वोल्टेज है. ओके, अगर प्राइमरी का है तो पी और अगर सेकेंडरी का है तो एस है. ओके, एंड सिमिलरली फिर करंट है तो आई तो अगर एस है तो सेकेंडरी करंट और अगर पी है तो प्राइमरी करंट. ओके, सिमिलरली फाई जो है वो फेज एंगल के लिए है ट्रांसफार्मर के, डेल जो है वो एंगल बिटवीन प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस्ड वोल्टेज विच इज़ ई पी, एंड देन of course secondary winding current that is IS. तो that is how it is. तो इन दोनों के बीच के एंगल को आप डेल्टा से रिप्रेजेंटेशन करते हैं. और अगर फेज एंगल ऑफ टोटल बर्डन इंक्लूडिंग इम्पिडेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग एस्टिमेट करना है तो वहाँ दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद द यू नो दिस कंसेप्ट एक्स माइनस एक्स सी, यानी कि आप जब भी रेजिस्टेंस लेंगे तो उसमें सेकेंडरी के रिएक्टेंस में से ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये रिएक्टेंस है. तो प्राइमरी न्यूमिनेटर में आप रिएक्टेंस लेते हैं और याद होगा हमेशा एक्स बाई आर लेते हैं जब भी टेन डेल निकालते हैं, और ये जब भी आप एंगल निकालते हैं तो यहाँ रिएक्टेंस जो इफेक्टिव वैल्यू लेंगे, इफेक्टिव वैल्यू क्या होगा उसमें आप सेकेंडरी रिएक्टेंस में से एक्सटर्नल बर्डन का रिएक्टेंस को माइनस करेंगे. सिमिलरली आपके ये जो आर एस है, ओके, इनफैक्ट आर एस के रेफरेंस में यानी दोनों के रेफरेंस को लेंगे, एक्सटर्नल को भी लेंगे, दिस इज प्लस, आई करेक्ट माई सेल्फ, आर एस के साथ आर ई को लेंगे. दैट इज़ हाउ इट इज़ डन. ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए फेज एंगल अगर सेकेंडरी वाइंडिंग का लोड सर्किट का निकालना है तो एक्सटर्नल बर्डन का आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स सी लिया हुआ है एक्सटर्नल बर्डन, एंड देन ये रिएक्टेंस है एक्सटर्नल बर्डन का डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल बर्डन, उसका टेन इनवर्स लिया हुआ है. तो ये जो आएगा वो दैट विल गिव यू द फेज एंगल ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग लोड सर्किट. तो उसमें केवल एक्सटर्नल का रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल का रेजिस्टेंस. एक्साइटिंग करंट एज यूजुअल फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है, दैट इज आई नॉट, एंड आई एम इज़ द मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट, ओके, जो कि कोर को मैग्नेटाइज करता है. आई जो है वो लॉस कंपोनेंट ऑफ द एक्साइटिंग करंट है. ओके, तो दो कंपोनेंट होते हैं एक्साइटिंग करंट के, एक होता है आई एम
ओके, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, आई ई, एंड बोथ दीज कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूट आई नॉट. ओके, so one component is used in magnetizing the core and another component is used in basically feeding the losses in the core. Okay, and that could be hysteresis loss or eddy current loss. Okay, and alpha is the angle between the exciting current, okay, IO and the working flux FO. तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है IO क्या है, एक्साइटिंग करंट है, और फ्लक्स क्या है, फाई. इन दोनों के बीच के एंगल को आप अल्फा कहते हैं. और टर्न रेशियो इज द नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एन. ना ये सर्किट डायग्राम है जो आपको प्राइमरी सेकेंडरी दिखाता है करंट ट्रांसफार्मर के रेफरेंस में. अगर आप लें तो यहाँ देखिए, ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है प्राइमरी का, ये प्राइमरी की करंट है. ओके, और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कोर से लिंक्ड है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है बट कोर से लिंक्ड है. ओके, सो दैट आयरन कोड भी देयर. अब ये प्राइमरी से सेकेंडरी पे क्या है, टर्न रेशियो के रेफरेंस में ये रिड्यूस हो गई है. ओके, स्टेप डाउन हो गई, क्योंकि याद रखिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का मकसद ये होता है कि वो इसको स्टेप डाउन करते हैं. अगर करंट ट्रांसफार्मर है तो करंट को स्टेप डाउन करते हैं. एंड दिस रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, कुड बी एज हाई एज 1000 और इवन मोर देन दैट. ओके, मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम द हंड्रेड्स और टू द थाउजेंड्स. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ आई पी थी प्राइमरी करंट और यहाँ पे क्या है, आई पी बाई एन. सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यहाँ देखिए कि ये मैग्नेटाइजिंग कोर में दिया हुआ है, ये मैग्नेटाइजिंग कोर में आई एम कंपोनेंट जा रहा है. ठीक है, क्योंकि जैसा पहले भी कहा कि आई नॉट जो एक्साइटिंग करंट है वो हर समय रहेगी, बर्डन हो ना हो, अदरवाइज वो. तो आई नॉट के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज़ आई एम जो कोर को मैग्नेटाइज करता है, अनदर इज़ लॉसी कंपोनेंट. सो दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स जिसका अभी अभी जिक्र भी किया था हमने, दैट इज़ आई ई. सो दैट इज़ लॉस कंपोनेंट. सो इट इज़ कंस्टिट्यूट ऑफ द टू. सो वन इज़ आई एम एंड अनदर इज़ आई ई. उसका रिप्रेजेंटेशन R1 और LM से भी कर सकते हैं, अगर करंट की जगह आप इनके रिप्रेजेंटेशन इम्पिडेंसेस में करना चाहते हैं, रेजिस्टेंस में. ये RS क्या है, दैट इज़ ए सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस. ओके, एंड दैट इज़ ए सेकेंडरी वाइंडिंग इंडक्टेंस. और ये IS इज़ द सेकेंडरी वाइंडिंग करंट्स, विच इज़ बेसिकली, अगर IM को रिड्यूस कर दें, IP बाई एन में से IM को रिड्यूस कर दें तो यू आर गेटिंग IS, जो कि बेसिकली इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का जो भी आपने कनेक्ट किया है, चाहे वो करंट कॉइल ऑफ वाटमीटर है या कोई दूसरी करंट कॉइल है या फिर कोई अमीटर आपने लगाया हुआ है, तो ये वर्चुअली शॉर्ट सर्किट कंडीशन में काम करता है. तो यहाँ ये आप देखिए बर्डन का रेजिस्टेंस है और ये बर्डन का ही रिएक्टेंस है, विच हैज़ बीन गिवन हियर. सो दिस इज़ बेसिकली द सर्किट डायग्राम ऑफ करंट ट्रांसफार्मर. ओके, सो काफ़ी सिमिलरिटी आप देख रहे होंगे इसकी, जो आपने कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर देखा है. इसी तरीके से आप देखेंगे सिमिलर कंसेप्ट इज़ एप्लीकेबल टू पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इन फॉलोइंग डिस्कशंस, जो आगे की डिस्कशंस में आएगा. दिस इज़ द फेजर डायग्राम. तो दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट सिमिलर, बट यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे देखिए आप कि ये प्राइमरी की करंट है IP. ओके, और ये देखिए इसके कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर ये एक्साइटेशन करंट है. याद रखिए कि जब अगर सेकेंडरी पे कोई लोड नहीं है, ना के बराबर है, तो प्रीवियस ट्रांसफार्मर्स की भी जो आपकी फर्स्ट ईयर में डिस्कशन हुई है तो उसमें था कि एक्साइटेशन करंट हमेशा रहेगा. लेकिन अगर बर्डन पर मैनिपुलेशन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली दिस इज़ व्हाट इज़ NIS, जिसको आपने रेसिप्रोकेट किया है, क्योंकि यहाँ पर लेट से ये रेफरेंस में जाएगा. यहाँ देख रहे हैं आप ये कितना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लिया है, NIS वो प्राइमरी वाला कंपोनेंट हो गया, क्योंकि याद रखिए व्हाट इज़ IP इज़ वेरी हाई एंड व्हाट इज़ IS इज़ IP बाई N. दैट नीड्स टू बी रिमेंबर कि IS जो है सेकेंडरी की जो करंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्या है, वो स्टेप डाउन की जाती है. सो दैट इज़ इक्वल टू IP बाई N. सो N इज़ ए वेरी लार्ज नंबर इन केस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर. Okay, so we can indirectly also write that IP will be equal to NIS, क्योंकि ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. and this is a very large number, it is higher than, very higher than 1. okay, so maybe 100, maybe couple of 100, maybe 1000 or even more than 1000. तो IP is nothing but IS, क्योंकि आपको वेक्टर एडिशन करना है तो आप इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोलेट कर लेते हैं. तो यहाँ अगर ये IS है, ओके, तो आपने ट्रांसलेट किया, दैट इज़ NIS. ओके, तो ये NIS जो है वो बेसिकली IP के कंपेरेबल में होता है,
और अगर वैसे IES से देखें तो IES से कई गुना होता है। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। दिस विल बी इन कंपैरिजन टू IES इट विल बी लार्जर। ओके, NIS इज वेरी लार्जर इन कंपैरिजन, तो इसका स्केलिंग वी हैव टू चेंज। ओके, so you can keep this NIS in comparison to this, so scale factor is different, this could be high, but nonetheless ये एक मेजर कंपोनेंट बनता है IP के। ओके, तो IP में दो कंपोनेंट आएंगे, दैट विल बी I0, ओके, एंड देन NIS। और I0 के दो कंपोनेंट होंगे, एक देख रहे हैं आप यहाँ पर IE है, दिस इज जो लॉस कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट है IM जो कि मैग्नेटाइजिंग कोर का कंपोनेंट है। तो यू आर फैमिलियर विद द बोथ। और आप ये देख रहे हैं जो अल्फा है, दैट एंगल, दैट इज एंगल बिटवीन फाई एंड दिस I0। तो एक्साइटेशन करंट और फ्लक्स के बीच में जो एंगल होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल द अल्फा। ओके, एंड व्हाट इज द थीटा? थीटा एंगल इज द बिटवीन द दिस सेकेंडरी करंट का जो प्राइमरी कंपोनेंट आ रहा है टर्न रेशियो को मल्टीप्लाई करने से, और जो प्राइमरी जो प्राइमरी करंट एक्चुअली है, दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज द एंगल बिटवीन दिस सेकेंडरी करंट मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्न रेशियो एंड दिस IE, दैट इज ए लॉस कंपोनेंट। तो दैट इज हाउ इट इज़। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकेंडरी वोल्टेज दिया हुआ है, सेकेंडरी करंट दी हुई है, सेकेंडरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी करंट, उन दोनों के बीच में जो दिया हुआ एंगल दैट इज डेल। और जब आप इस वोल्टेज के साथ ऑटोमेटिकली ये रेजिस्टेंस को भी सेकेंडरी वाइंडिंग के एड ऑन कर देते हैं, दैट यू कैन सी दिस। क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आपको ये एस्टिमेट करना है तो आप क्या करेंगे कि इस जो भी वो ड्रॉप आ रहा है यहाँ पे, तो उसमें आप ये ड्रॉप्स को एड ऑन करेंगे, ये जो वाइंडिंग के अक्रॉस आएगा, और फर्दर एडिशन से आपको ऑटोमेटिकली ये इंड्यूस्ड मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो वोल्टेज है और यहाँ पे क्या मिलेगा? इंड्यूस। और इंड्यूस से फिर आप टर्न रेशियो से मैनिपुलेट करके यहाँ भी इंड्यूस लेके आ सकते हैं। सो हियर यू गेट E and here you get V and here also you get V. So on this part also there is a V and on this part also there is a V. In between there is E and of course this E depend upon the transformation ratio or turns ratio. तो ये आप पहले से परिचित हैं, बस ये ध्यान रखना है कि इस केस में करंट को आप स्टेप डाउन करते हैं, दैट इज़ द मेजर थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। तो दिस देयर इज ओनली स्लाइट मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द फेजर डायग्राम, द कंसेप्ट इज स्टिल द सेम। ओके, सो मेज़रमेंट कैसे करते हैं, जो एक मूल मुद्दा है इसको समझने की। तो मेज़रमेंट में आप ये देख रहे हैं कि जैसे हमने कहा था कि मेन प्राइमरी कंडक्टर के साथ आप प्राइमरी को, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है करंट ट्रांसफार्मर की, उसको आप मेन लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि ये मेन, लेट से मेन प्राइमरी कंडक्टर है जो यहाँ से पास हो रहा है। ओके ओके, और ये कोर है यहाँ पर, उसकी जो आपका करंट ट्रांसफार्मर के रेफरेंस में उसको आपने कनेक्ट किया हुआ है। ये आपके प्राइमरी करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है इसके रेफरेंस में, एंड देन फिर सेकेंडरी पे आपने जो इसकी यहाँ पर सेकेंडरी आ रही है, क्योंकि प्राइमरी तो ये कोर हो गई जिसको आपने कनेक्ट किया, प्राइमरी वाइंडिंग वो मेन लाइन से कनेक्ट किया है आपने, सीरीज़ में करते हैं। ओके, उसके बाद सेकेंडरी से जो आपने कनेक्ट किया है वो अमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बर्डन जो है वो सेकेंडरी पे होता है, प्राइमरी तो मेन सप्लाई के सीरीज़ में आप कनेक्ट करते हैं। ओके, फिजिकली और इंड्यूस्ड इफेक्ट की। तो यहाँ देख रहे हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। मेन प्राइमरी कंडक्टर इज गोइंग थ्रू दिस, ओके, एंड देन CT इज देयर। तो प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द CT इज कनेक्टेड टू द मेन लाइन, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो इंड्यूस होने के बाद, क्योंकि याद रखिए दोनों सर्किट जो हैं वो मैग्नेटिकली लिंक्ड हैं, फिजिकली और इलेक्ट्रिकली लिंक्ड नहीं है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है करंट ट्रांसफार्मर की, उससे आप क्या लगा रहे हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, वो वाटमीटर की करंट कॉइल भी हो सकती है और वो एक अमीटर डायरेक्ट हो सकता है। तो वही यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई वे में देख सकते हैं और ये बात समझ में आएगी कि यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग के साथ सीधे प्राइमरी कनेक्शन कर दिया गया है। ये देखिए, दिस इज़ प्राइमरी विच इज़ कनेक्टेड टू हियर। तो लोड्स पे ये जा रहा है, मेन लाइन है और सीधे लोड पे लगा दी, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, दिस इज़ प्राइमरी। और सेकेंडरी यहाँ आ रहा है, दिस इज़ द सेकेंडरी वाइंडिंग। और आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी को किससे कनेक्ट किया हुआ है? अमीटर से। तो ये अमीटर से भी कनेक्ट हो सकता है और ये किसी करंट कॉइल से भी कनेक्ट हो सकती है, जो वाटमीटर की हो या किसी प्रोटेक्शन सर्किट की करंट कॉइल हो, तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, सेकेंडरी इज दिस वन, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी। प्राइमरी इज कनेक्टेड टू द मेन लाइन, सो इट इज अफेक्टेड बाय ओनली द मेन लाइन करंट विच इज़ वेरी वेरी हाई, एंड विद द हेल्प ऑफ CT इट इज़ एबल, यू आर एबल टू स्टेप डाउन, आप इसको घटा पाते हैं, काफ़ी कम कर लेते हैं। और फिर एक ऑर्डिनरी वोल्टमीटर से जिसका रेंज हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर में नहीं है, अब मे बी 1 to 5 है, मोर ऑफन देन नॉट, तो वो 1 to 5 एम्पियर मीटर की मदद से आप बहुत हाई करंट, जो कि शायद 1000 हो या उससे भी ज़्यादा हो, उसको मेज़र कर सकते हैं।
So that is the basically circuit description, that how we actually measure this, how the connections diagrams are there. तो कनेक्शन में आपने देखा कि प्राइमरी को, जो प्राइमरी कॉइल थी किसकी, सीटी की, उसको आपने मेन लाइन से कनेक्ट किया हुआ है, ये लोड पे एक तरफ जा रही है और एक तरफ यहाँ इनपुट लाइन आ रही है। और सेकेंडरी ये इलेक्ट्रिकली लिंक्ड नहीं है प्राइमरी से, इंडक्शन इफेक्ट से हो रहा है, मैग्नेटिकली लिंक्ड है, और उस सेकेंडरी वाइंडिंग को आपने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट किया हुआ है। दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स। अब अगर आप उसी करंट ट्रांसफार्मर की करंट रेटिंग के साथ प्ले करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज द करंट रेटिंग ऑफ दैट करंट ट्रांसफार्मर, तो यू कैन प्ले। आप यहाँ देख रहे हैं कि लूपिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया है, कि जब सिंगल लूपिंग है, सपोज कीजिए करंट ट्रांसफार्मर है और उसकी रेटिंग जो है वो 300 to 5 एम्पियर है, इट इज़ 300 to 5 एम्पियर, तो उसमें आप देख रहे हैं कि सिंगल लूपिंग जा रही है, तो यूजुअली कि कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन सपोज कीजिए उसी करंट ट्रांसफार्मर को आप उसकी रेटिंग को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो अगर आप प्राइमरी टर्न एक की जगह दो लें, मतलब एक लूपिंग कर दें यहाँ पे, ओके, यहाँ पे केवल 1 लूप था और यहाँ अगर आप 2 लूपिंग कर दें, तो आपने देखा उसी प्राइमरी के टर्न को आपने 1 की जगह 2 लूपिंग कर दिया। सो दिस इज ए 2 लूप सिस्टम। तो यहाँ सेकेंडरी पे तो 5 एम्पियर ही है, आप यानी कि 5 एम्पियर तक के अमीटर की मदद से इस करंट ट्रांसफार्मर में करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं, ओके। जबकि आप देखिए कि यहाँ पर 150 आ गया, ओके। तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी को आपने उसके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को चेंज कर दिया। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना होगा, दैट विल बी 60, ओके। आपने 60 यानी कि 1/60th लेवल पे स्टेप डाउन किया है, 1/60th इसको कर लिया है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आप अगर देखें तो ये 30 है, यानी कि 1/30 कर रहा है। सेकेंडरी साइड पे कितना स्टेप डाउन कर रहा है, इट इज़ डूइंग 1/30। और यहाँ देखिए कि 3 लूप्स कर लिए हैं, 2 आपको यहाँ दिख रहे हैं और ये तीसरा लूप इधर जा रहा है स्ट्रेट अवे, क्योंकि दैट 3 लूपिंग इज देयर। तो इसमें कितना स्टेप डाउन हुआ, इट इज़ 1/20। तो हियर इट इज़ 1/60, हियर इट इज़ 1/30 एंड हियर इट इज़ 1/20। सो बाई डूइंग लूप्स, यहाँ पे 1 लूपिंग थी, सिंपली गया, ओके, एंड देन हियर 2 लूप्स एंड हियर 3 लूप्स। सो यू आर यूजिंग the same setup, but by changing the looping you are able to change the transformation ratio of the current transformer। और eventually आप कह सकते हैं कि उसका आपने डिफरेंट रेशियोज़ को इन्फ्लुएंस कर दिया, क्योंकि इसकी रेटिंग भी बदल जाएगी, तो इसका मतलब नॉमिनल रेशियो भी बदल जाएगा और इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी बदल जाएगा, ओके। सो दीज थिंग्स विल चेंज। इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से भी बखूबी समझ सकते हैं, जो पहले भी आपने देखा था कि 5 एम्पियर, यानी कि अगर जब ये 300 एम्पियर यहाँ पे फ्लो होगा, तो इस सेकेंडरी पे उसको स्टेप डाउन करके 1/60 के रेशियो में 5 एम्पियर की रेंज में ले जाएगा। यानी कि अगर एक्चुअली में सपोज कीजिए 200 एम्पियर करंट है, तो 200 डिवाइडेड बाई 60, ओके, सो मीनिंग बाई दिस, सो इट विल बी 3.33 समवट लाइक एम्पियर दैट विल बी फ्लोन हियर। सो ये 1/60th के रेशियो में, क्योंकि आप यहाँ देखिए सिंगल लूपिंग है, तो ये मेन है आपका लाइन, ये आपकी हॉलो कोर है जिसके थ्रू आपने उस मेन लाइन को पास ऑन किया है, और प्राइमरी के अपने से आप ये प्राइमरी करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है इस रेफरेंस में, इसी से आपने फिर कोर की मदद से सेकेंडरी को कनेक्ट कर दिया है। ये इस पर क्या रैप्ड है, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सो दिस इज यू आर सीइंग दैट सेकेंडरी वाइंडिंग इज देयर एंड दिस इज कनेक्टेड टू द अमीटर। सो बाय चेंजिंग द लूप you can change the rating of this. So this is an example of 3/5 current transformer example. So अगर आप इसकी टेस्टिंग भी करना चाहें, तो ये आप ये देख रहे हैं कि ये मेन प्राइमरी कंडक्टर दिया हुआ है, 1 वोल्ट ये मेजर करेगा, ओके। लेट्स से अगर 50 या क्योंकि आप देखिए 30/5, सो मीनिंग देयर बाई 60 के रेशियो में, अगर 60 वोल्ट अगर आपने अप्लाई कर दिया, तो ये 1 वोल्ट का मेजरमेंट देगा सेकेंडरी साइड पे। सो इफ़ यू अप्लाई द 60 हियर, तो देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट द 1, बिकॉज द रेशियो इज 300/5। सो 60 for 60 it will give you 1 volt. So you can do the testing also whether the right performance is given or not, depending upon the transformation ratio. Okay, now what is burden? Burden obviously कि कितना आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो burden of an instrument transformer, what does it mean? It's a generic issue applicable to both current transformer as well as the potential transformer. So basically it is convenient to express the load across the secondary winding terminals as the output in volt ampere at the rated secondary winding voltage. तो बेसिकली बर्डन को अगर आपको एक्सप्रेस करना है, तो आप वोल्ट एम्पियर के रेफरेंस में
उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा कि बाकी कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है, एंड दैट इज इन फॉर्म ऑफ ए रेटेड वैल्यू. ओके, तो रेटेड वोल्ट एम्पियर. सो द रेटेड बर्डन इज द वोल्ट एम्पियर लोडिंग. What is rated burden? What actual burden you can measure depending upon the instantaneous value or particular value at a particular instant. But if you are concerned about finding out the rated burden, then rated burden is the volt ampere loading. Okay, mind this word, 3 word, volt ampere loading, which is permissible without errors exceeding the limits. यानी कि अगर आप rated burden की रेंज में ही प्ले कर रहे हैं, यानी कि उसके बराबर या उससे कम पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो इससे आपको एक मैसेज मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और यू कैन इंश्योर दैट द एरर डज नॉट एक्सीड्स द लिमिट फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ एक्यूरेसी. तो अगर आप रेटिंग को वायलेट करते हैं तो यू मे कंप्रोमाइज ऑन एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट, एंड दैट इज ए वेरी सीरियस इशू, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर वर्किंग इन प्रोडक्शन स्कीम्स. तो जब हम प्रोडक्शन स्कीम्स की बात करते हैं तो वहाँ एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर रिले को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ऑपरेट करना है, और अगर वो नहीं की तो हो सकता है सिस्टम में डैमेज, मे बी डैमेज. तो इस वजह से ये देखा गया है कि आपको रेटेड बर्डन का अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या किस पर्टिकुलर सीटी के लिए क्या रेटेड बर्डन अलाउड है, या किसी पर्टिकुलर पीटी के लिए क्या रेटेड बर्डन अलाउड है. और रेटेड बर्डन से मायने क्या है, व्हाट डज इट मीन for the rated burden? Rated burden is basically the volt ampere loading. I repeat, it is the volt ampere loading, okay, which is permissible, okay, without errors exceeding the limits for a particular class of accuracy. तो यानी कि संदेश क्या है इसमें निहित, क्या छुपा हुआ संदेश है कि आपको बर्डन को एक लेवल से ऊपर नहीं करना है, यानी कि जो बर्डन परमिसिबल है वो सेकेंडरी पे जितना बर्डन लगा हुआ है वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज योर होल सिस्टम विल गिव यू इनएक्यूरेट रिजल्ट. क्योंकि याद रखिए, फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ और ये समझने वाली बात है कंसेप्चुअली, कि ये सीटीज़ और पीटी का इस्तेमाल हम बेसिकली मेज़रमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं. मेज़रमेंट ये खुद नहीं करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करते हैं. तो इट मीन्स दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द measuring instrument, they work in tandem with the measuring instrument, and these measuring instruments may be a meter in case of CTs, or current coil of any production circuit, or watt meter or energy meter or any other setup. But with the help of these devices, whether CT or PT, of course you can help not only in measurement of various parameters but also in terms of protection and controls of different power system setups or circuits. So now burden को अगर numerically estimate करना है तो then there are certain formulas that you must remember, because from the point of view of numerical and estimation it is very important. So what are those formulas? First is total secondary winding burden. So अगर ये आपको estimate करना है total secondary winding burden, तो then that is equal to the secondary winding induced voltage, okay, that is ES, okay. So that is ES, secondary winding induced voltage, divide का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर लेना है, that is ES स्क्वायर, then divided by impedance of secondary winding circuit. तो जो आप डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, डिनोमिनेटर में लेंगे impedance of secondary winding circuit, okay. Impedance means ZS, और ZS में इंक्लूड क्या करना है, सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पिडेंस भी इंक्लूड होगा. तो ऑब्वियसली उसमें और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इम्पिडेंस इज़ ए लार्जर वर्ड, तो उसमें वाइंडिंग का इम्पिडेंस भी करना है, और अगर उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल बर्डन है या एक्सटर्नल कंपोनेंट्स है तो उनको भी इंक्लूड करना है. तो बेसिकली इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द टोटल सेकेंडरी वाइंडिंग सर्किट. तो टोटल सेकेंडरी वाइंडिंग का सर्किट जो भी होगा उसको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे, एंड दैट विल बी ई एस स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एस, विच इज़ टोटल. तो यू कैन से ZST, so that is a total, okay. This is what is called the total secondary winding burden. इसको दूसरा तरीका निकालने का है कि आप सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी आप इस तरीके के एस्टिमेशन करते हैं तो उसके तरीके में आप वोल्टेज स्क्वायर अपॉन दिस भी ले सकते हैं, क्योंकि पावर के रेफरेंस में आपको मालूम होगा आप V स्क्वायर बाई आर भी लेते थे, और दूसरा आई स्क्वायर बाई आर भी मल्टीप्लाइड बाई आर भी लेते थे, आई स्क्वायर आर. तो ये दूसरा एक रिप्रेजेंटेशन है कि सेकेंडरी वाइंडिंग करंट ले लीजिए आप आई एस का स्क्वायर
Okay, so this is IS square multiplied by impedance of secondary winding circuit including secondary winding resistance. So that is the same, that is ZST. तो या तो आप ES स्क्वायर डिवाइडेड बाई ZS कर दीजिए, ES स्क्वायर डिवाइडेड बाई ZST कर लीजिए, या फिर IS स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ZST कर लीजिए. तो करंट अगर वैल्यू आपको मालूम है सेकेंडरी वाइंडिंग की तो आप उससे भी एस्टिमेट कर सकते हैं टोटल सेकेंडरी वाइंडिंग बर्डन, और अगर आपको इंड्यूस्ड वोल्टेज मालूम है तो उसकी मदद से भी आप टोटल सेकेंडरी वाइंडिंग बर्डन को एस्टिमेट कर सकते हैं. और सेकेंडरी वाइंडिंग बर्डन ड्यू टू लोड अगर मालूम करना है तो ड्यू टू लोड केवल लोड की वजह से कितना है, तो उसमें क्या है कि सेकेंडरी वाइंडिंग इंड्यूस वोल्टेज तो इसमें भी लेंगे, दैट इज ES स्क्वायर, बट यहाँ इम्पिडेंस ऑफ केवल सेकेंडरी वाइंडिंग लेंगे, पूरे सर्किट का नहीं लेंगे, तो दैट इज ए डिफरेंस. ओके, तो केवल सर्किट की जगह आप केवल सेकेंडरी वाइंडिंग पे फोकस करेंगे. वहाँ टोटल सेकेंडरी वाइंडिंग सर्किट को फोकस कर रहे थे जिसमें कि सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पिडेंस भी इंक्लूडेड था, लेकिन यहाँ सर्किट पे ना फोकस करके केवल वाइंडिंग पे फोकस करेंगे सेकेंडरी पे. सो दैट्स यू कैन से सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पिडेंस दैट इज ZS. तो यहाँ T नहीं आएगा एक तरीके से, दैट इज़ नॉट द टोटल सर्किट. तो सिमिलरली अगर आप ES को यूज़ ना करके IS को यूज़ करना चाहते हैं तो IS स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ZS which is only the secondary winding, mind it. Okay, it is not ZST. So that is how the secondary winding, total secondary winding burden और केवल secondary winding burden only due to load can be estimated. तो हमारी आगे भी चर्चा जारी रहेगी करंट ट्रांसफार्मर में, क्योंकि दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कंक्लूसिव पार्ट, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ऑल्सो. तो आगे हम डिज़ाइन फैक्टर्स क्या क्या एरर होती हैं करंट ट्रांसफार्मर में, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे. थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद.